नमस्कार। कोर टीम की तरफ से आप सभी सदस्य का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। काफ़ी लंबे समय से सभी सदस्य शुभकामना सिटी से संबंधित प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट के विषय में प्रार्थना कर रहे थे, परंतु समय अभाव के कारण और कोर टीम के सदस्यों की इलेक्शन ड्यूटी और फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के कारण समय मिल नहीं पा रहा था। समय अभाव के कारण आपको अपडेट नहीं हो पाया, उसके लिए आपकी कोर टीम आपसे क्षमा प्रार्थी है। पिछले 2 से 3 महीने में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट्स में हुई हैं, जिसकी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। NCLT कोर्ट में करीब 12 केस हमारे पेंडिंग हैं, जिसके कारण की कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट में आज की तारीख में कोई भी केस हमारा पेंडिंग नहीं है। 12 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, जिसके माध्यम से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि इनको ऑपरेशनल क्रेडिटर की बजाय इनको फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाए। इस डिसीजन के बाद में अब कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग नहीं है और ना ही भविष्य में कोई केस सुप्रीम कोर्ट में अब जाएगा। इसके अतिरिक्त कड़कड़डूमा कोर्ट में एक दिल्ली पुलिस इकोनॉमिक अफेंस विंग ने पीयूष तिवारी और दिवाकर शर्मा के अगेंस्ट जो केस लगाया हुआ है, उसमें लगातार सुनवाई जारी है। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि कड़कड़डूमा केस का अब हमारे केस के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो क्रिमिनल कोर्ट के माध्यम से उस पर सुनवाई हो रही है और उसमें उनको बस जस्ट एक सज़ा होनी है। अगर उनसे अगर पैसा हमें वापस मिल जाता है, जिसकी संभावना काफ़ी कम है, तो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो सकती है। तो आप ये मान के चलिए कि कड़कड़डूमा कोर्ट का दिल्ली अफेंस विंग का जो केस है, उससे हमारे प्रोजेक्ट को ना तो कोई फ़ायदा होगा और ना ही कोई नुकसान होगा। तो उसके ऊपर हम लोगों ने अब ध्यान देना काफ़ी कम कर दिया है। हम कोर टीम का जो मुख्य ध्यान NCLT कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर, अब सुप्रीम कोर्ट से भी अब फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट का मामला भी ख़त्म हो गया। कड़कड़डूमा कोर्ट का भी अब मामला ख़त्म समझिए। अब सिर्फ NCLT कोर्ट की बारी है। NCLT कोर्ट में आज की तारीख में 12 केस पेंडिंग है, जिसमें से कि 2 केस डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, उसके ऊपर अभी डिसीजन नहीं आया है। तो टोटल 10 केस आज की तारीख में NCLT कोर्ट में पेंडिंग है। इन सभी 10 केस पर रिटर्न सबमिशन, काउंटर एफिडेविट्स और सुनवाई ज़्यादातर सभी पर पूरी हो चुकी है और जल्द ही इनके ऊपर डिसीजन आने की पूरी संभावना है। अगर केसेस की बात करते हैं तो सबसे पहला केस जो है, मेरिना कोमोट्रेड ने एक अपील लगाई हुई है रीजनल प्लान के अगेंस्ट और उसमें कहा है कि RP ने मुझे लिक्विडेशन वैल्यू कम दी है, मेरे क्लेम्स का फिर से रिकैलकुलेशन किया जाए और उसके अनुसार मुझे पेमेंट की जाए या मुझे रीजनल प्लान के अंदर अमेंडमेंट किया जाए। इसके बाद में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के 2 केस लगे हुए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि मुझे जो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का मेंबर बनाया जाए, COC का मेंबर बनाया जाए और मुझे ऑपरेशनल क्रेडिटर की बजाय फाइनेंशियल क्रेडिटर बनाया जाए। साथ ही लीज रेंट का भुगतान मुझे किया जाए और जो CIRP पीरियड रहा है, जिस दिन से हमारा केस NCLT कोर्ट में गया है 26 नवंबर 2018 से लेकर और आज तक का लीज रेंट का भुगतान विद पेनल इंटरेस्ट मुझे किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ 2 केस ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के हैं इसके संबंध में, और एक केस नोएडा अथॉरिटी ने लगाया जिसमें कि उसने कहा है कि जो रीजनल प्लान है वो फॉल्टी है और रीजनल प्लान के ऊपर फ़िलहाल स्टे लगाया जाए और जो इन्होंने लीज रेंट का पैसा रीजनल प्लान के हिसाब से देने की बात कही है वो काफ़ी कम है, तो जो एक्चुअल जो लीज रेंट है और उस पर विद पेनल इंटरेस्ट की पेमेंट मुझे की जाए। इसके अलावा 2 केसेस RC गुप्ता जी और रफ़ी जी के एसोसिएशन लगाए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है जी कि रीजनल प्लान को की अप्रूवल जो है उसको कैंसिल की जाए
दोनों प्रोजेक्ट को अलग किया जाए और इसके फॉल्ट्स को दूर किया जाए। इसके साथ साथ कुछ और भी उनकी डिमांड थी, परंतु कोर्ट ने उनकी इस डिमांड को नहीं माना और इनके इस केस को उन्होंने जो है डिसमिस कर दिया, मतलब कि डिस्पोज ऑफ कर दिया। इसके अलावा एक शालिनी का ने केस लगाया हुआ है और एक अनिंदिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने केस लगाया हुआ है। इन दोनों केसेस में ही जो है आरपी ने क्लेम एडमिट नहीं किया है। तो क्लेम एडमिट करने के लिए एनसीएलटी में शालिनी ने ये 2 केस लगाए हैं। इसके साथ 3 केस ऋषि कपूर के और 2 केस अनुराधा सेठी और गुलशन सेठी के केसेस लगे हैं, जिसमें कि उन्होंने अपने आप को फाइनेंशियल क्रेडिटर बनाने के लिए और लिक्विडेशन वैल्यू को फिर से कैलकुलेट करने की गुजारिश की है। तो करीब करीब ये टोटल 12 केस हैं और 12 केसों के ऊपर जल्दी ही डिसीजन आने वाला है। एनसीएलटी कोर्ट में समर वैकेशंस जो है एनसीएलटी कोर्ट में 18 मई से और 28 मई तक होने जा रहे हैं। उस दौरान कोर्ट बंद रहेगा, परंतु हमारा मामला जो है एनसीएलटी कोर्ट में है और एनसीएलटी कोर्ट जो है प्रिंसिपल बेंच दिल्ली बेंच जो है वो जून के महीने में बंद रहेगी। तो अभी पूरा 1 महीना है, मई का महीना है, और अगली जो केसेस की सुनवाई है एनसीएलटी कोर्ट में वो 10 मई की है। तो 10 मई के बाद भी एक और अगर हीयरिंग मई के महीने में आने की संभावना है, तो हो सकता है कि मई के महीने में ही इन सब केसेस पर फाइनल डिसीजन आ जाए, फाइनल वर्डिक्ट आ जाए। और ये भी हो सकता है कि अगर डिसीजन नहीं आता है तो जून में तो समर वैकेशन रहेगा, तो फिर जुलाई के महीने में जब कोर्ट खुलेंगे तो तब इन सभी केसेस के ऊपर फाइनल डिसीजन आने की संभावना है। तो अभी आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके अलावा बीच में बिल्डर से भी बात हुई है और बिल्डर से ही पूछा गया जी कि कितने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, कितने लोगों का भी पेंडिंग है। जो रीजनल प्लान के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लीज रेंट का जो भुगतान आपको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को करना था वो अभी तक आपने किया है कि नहीं किया है। रिवाइज ड्राइंग्स जो आपने नोएडा अथॉरिटी में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में सबमिट की है उसका क्या स्टेटस है, क्या वो अप्रूव हो गई हैं, क्या आपको ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कंस्ट्रक्शन करने के लिए एनओसी दे दिया है, और आरपी सोनभद्र जी ने क्या प्रॉपर्टी संबंधी शुभकामना बिल्टेक से संबंधी जो भी कागजात हैं वो आपको दे दिए हैं, क्या आपको दोनों साइड हैंडओवर हो गई हैं। ये सब जानकारी बिल्डर से हम लोगों ने मांगी है। उसमें कुछ आधी अधूरी जानकारी जो कि उनसे वर्बल डिस्कशन में उनके ऑफिस जाकर बात हुई है, जो भी जानकारी मिली है उसके आधार पर काफ़ी सारे होम बायर्स ने सवाल भी पूछे हैं। तो जो भी सवाल जवाब आए हैं उसके आधार पर, उन सवालों के आधार पर एक ईमेल हम लोगों ने बनाया है। उसमें करीब 15-16 क्वेश्चंस हैं। उन क्वेरीज़ को आंसर करने के लिए बिल्डर को एक मेल भेजा है, 1 मई 2024 को कल ही भेजा है। तो संभावना है कि जैसे ही बिल्डर की तरफ से कुछ उसके ऊपर रिप्लाई आएगा तो वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। साथ में हम लोगों ने कहा भी है कि ये भी जो भी क्वेरीज होम बायर्स की आई है तो डायरेक्टली आप होम बायर्स को ही ईमेल के माध्यम से उनको सूचित कर दीजिए। अगर उसमें कुछ समस्या है तो आप वेलफेयर एसोसिएशन को अपना जवाब दीजिए, जिससे कि वेलफेयर एसोसिएशन सभी होम बायर्स को इस मामले में अपडेट कर सके। साथ में उनसे रिक्वेस्ट भी ये भी की गई है कि अगर जो भी क्वेरीज है होम बायर्स की और काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और बिल्डर और बायर्स की कोई मीटिंग नहीं हुई है, तो क्यों ना एक बिल्डर बायर की मीटिंग आयोजित की जाए, जिसमें कि बायर्स की जो भी समस्याएं हैं और जो भी उनकी क्वेरीज है वो आप डायरेक्टली आंसर कर सकें। तो अभी उसके ऊपर जवाब अवेटेड है। जैसे जवाब आता है तो आपसे उस विषय में जानकारी साझा की जाएगी। इसके साथ साथ जो भी घटनाक्रम चल रहा है और मुख्य जो समस्या है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ही आज तक आ रही है और अभी भी आ रही हैं, तो उनको भी एक आरटीआई ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से भेजी है। करीब 30 दिनों के अंदर आरटीआई का जवाब देना होता है। अगर 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं आता तो फिर आप अपील कर सकते हैं और अपील के माध्यम से फिर आपको जवाब आगामी 30 दिन में मिलने की संभावना रहती है।
आरटीआई जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को भेजी है, तो उसके अंदर भी हम लोगों ने पूछा है कि कंस्ट्रक्शन कब तक स्टार्ट होगा, क्या आपने कंस्ट्रक्शन के लिए एनओसी जारी कर दिया है, रिवाइज ड्राइंग जो बिल्डर ने सबमिट की है क्या वो आपने अप्रूव कर दी है, रिवाइज्ड ड्राइंग में जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी जैसे कि स्विमिंग पूल है, पार्किंग लॉट है, कुछ कमर्शियल शॉप्स बन रही हैं उसमें, और उसमें स्विमिंग पूल है, जिम वगैरह जो हैं, क्या ये, और उसमें बिजली घर बनना है एक छोटा, और एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, तो क्या उस सब का भी की व्यवस्था उसमें की गई है या नहीं की गई है, उसके संबंध में हमें जानकारी दी जाए। जो ड्राइंग बिल्डर ने सबमिट की है उसकी एक कॉपी हमें प्रोवाइड की जाए। इसके साथ साथ क्या बिल्डर ने आपको रीजनल प्लान के हिसाब से आपको भुगतान कर दिया है लीज रेंट का, और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 फरवरी 2024 को आया है उसके अनुसार क्या आपको बिल्डर ने भुगतान किया है। इसके साथ साथ अमिताभ कांत समिति की जो रिपोर्ट है क्या वो हमारे प्रोजेक्ट पर लागू होती है और उसका किस तरह से हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके संबंध में ज़रूरी कागजात आरटीआई के माध्यम से हम लोगों ने मांगे हैं। इस वीडियो के साथ मैं आपकी कोर टीम आरटीआई की एक कॉपी और जो बिल्डर्स को जो मेल भेजा है जो उससे सवाल जवाब मांगे हैं उसकी कॉपी भी आपको इस वीडियो के साथ ही मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का 12 फरवरी 2024 को जो आदेश आया है ग्रेटर नोएडा के लिए, और उससे बिल्डर पर और होम बायर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने लगाया था, अपील की थी उसने, और उसमें ये कहा गया था कि जी मुझे जो है रीजनल प्लान के अनुसार ऑपरेशनल क्रेडिटर का दर्जा मिला है, जो कि जिससे कि मेरे इंटरेस्ट का हनन हो रहा है, तो मुझे ऑपरेशनल क्रेडिटर की बजाय मुझे फाइनेंशियल क्रेडिटर के रूप में क्लासीफाई किया जाए और उसके अनुसार मेरे क्लेम्स को सेटल किया जाए। हमारा रीजनल प्लान 12 सितंबर 2022 को पास हुआ था। उससे पहले भी कुछ और इस टाइप की जो केसेस अटके हुए थे दिल्ली एनसीआर में फ्लैट्स के मामले में, जिसमें कहीं बिल्डर भाग गया या पैसे क्रंच आ गया या होम लोन उनको मिल नहीं पाया, तो उस रीजन से वो मामला अटक गया। तो इस टाइप के जो केसेस थे उसमें भी रीजनल प्लान पर सुनवाई चल रही थी, और उसमें भी एक केस था प्रभजीत सिंह सोनी एंड अदर का। उस मामले में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, और उसके साथ साथ ही हमारा भी केस जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के साथ क्लब करके सुना था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को फाइनेंशियल क्रेडिट का दर्जा दिया जाए। अब रीजनल प्लान में जबकि उनको ऑपरेशनल क्रेडिटर माना गया था। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ऑपरेशनल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होते हैं, और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपने आप को फाइनेंशियल क्रेडिटर बनाने के लिए क्यों आवेदन किया। आईबीसी एक्ट 2016 के अंतर्गत फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर बनाने के अलग अलग प्रावधान हैं, अलग अलग प्रोविजंस हैं, परंतु कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें खासकर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी है, जो इस टाइप की अथॉरिटीज़ हैं जो कि लीज रेंट पर काम करती हैं या आगे प्लॉट किसी बिल्डर को देती हैं और बिल्डर फिर उसके ऊपर आगे कंस्ट्रक्शन करता है, तो उसमें कुछ मामलों में जो है लेकिन फाइनेंशियल क्रेडिटर के प्रोविज़न लागू होते हैं, तो कहीं कहीं पर ऑपरेशनल क्रेडिटर के नियम लागू होते हैं। रीजनल प्लान के अनुसार अगर हम देखें तो ऑपरेशनल क्रेडिटर ऐसी कंपनीज़ या ऐसी अथॉरिटीज़ या ऐसे सरकारी विभाग बनते हैं जो कि किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे कि मकान बनाकर देना या प्लॉट बनाकर सारी सुविधाएं बनाकर देना, ये एक टाइप की सर्विस है जो कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से मिलकर ये सब सुविधाएं प्रदान करती हैं। उसके अनुसार देखें तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर है, जबकि अगर
लीज़ रेंट अगर है और उसके ऊपर चार्ज क्रिएट होता है किसी भी संपत्ति किसी चीज़ पर, या मालिकाना हक जो है वो अथॉरिटी का रहता है, तो उस संबंध में उसको हम लोग फाइनेंशियल क्रेडिटर के प्रावधानों के अंतर्गत भी आती है। तो अथॉरिटी ने जो है अपने आप को फाइनेंशियल क्रेडिटर के रूप में अपील की, और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी साक्ष्य थे, जो प्रमाण थे, और जिस तरह से एवोल्यूशन प्लान अप्रूव हुए थे, शुभकामना सिटी का भी और दूसरे जो और बिल्डर्स के जो उसमें प्लान अप्रूव हुए थे, उन सबको अध्ययन करने के बाद में जो उन्होंने समीक्षा की, तो उसके आधार पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को अब उन्होंने फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा दी है। अब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को फाइनेंशियल क्रेडिटर बनने में फ़ायदा क्या है, क्यों वो ऑपरेशन क्रेडिटर नहीं बनना चाहती थी? जबकि एक दूसरे केस में अगर आप देखेंगे तो नोएडा अथॉरिटी ने जो अपील लगा रखी है एनसीएलटी में, तो वो कह रही जी कि मुझे जो है आप फाइनेंशियल क्रेडिटर की बजाय मुझे ऑपरेशनल क्रेडिटर मानिए, और मुझे जो लीज रेंट का जो एक्चुअल पैसा है विद पेनल इंटरेस्ट वो मुझे बिल्डर से दिलवाइए। अब दो अथॉरिटी हैं, एक अथॉरिटी ऑपरेशनल क्रेडिटर बन रही है और दूसरी अथॉरिटी फाइनेंशियल क्रेडिटर बन रही है। दोनों अथॉरिटी ने जिसमें उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उसके अनुसार उन्होंने अपनी अपील लगाई है। अब नोएडा अथॉरिटी ऑपरेशनल क्रेडिटर बन रही है, उसके पीछे कारण क्या है कि टेक होम जो प्रोजेक्ट है वो नोएडा अथॉरिटी के अंडर आता है और वो 90% बना हुआ है, सिर्फ सर्विस फिनिशिंग का काम उसमें बाकी रह गया है। मान लीजिए कि कंपनी अगर लिक्विडेशन में जाती है, कुछ जाती है, तो सबसे पहला जो चार्जेज या सबसे पहला जो भी राइट है वो नोएडा अथॉरिटी का है, और अगर नोएडा अथॉरिटी अगर उसको रीसेल करती है या मान लीजिए कंसिडर करके बेचती है, तो जो भी उस पर प्रॉफिट होगा या जो भी सबसे पहले लिक्विडेशन वैल्यू मिलेगी तो वो नोएडा अथॉरिटी को मिलेगी। और क्योंकि अब प्रॉपर्टी पूरी बन चुकी है तो उसकी जो सेल होगी तो अच्छे रेट्स पे सेल होगी, तो नोएडा अथॉरिटी का लीज रेंट के पैसे के साथ साथ उसको और भी पैसे का फ़ायदा होगा, तो उसके लिए तो मतलब कि प्रॉफिट का सौदा है, तो इसलिए उसको वहाँ ऑपरेशनल क्रेडिटर बनने में फ़ायदा था, क्योंकि सारी सर्विस बन चुकी हैं। जबकि हमारे केस में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के केस में शुभकामना सिटी में करीब 30% काम पूरा हुआ है, और अगर आज उसकी लिक्विडेशन वैल्यू देखें तो वो काफ़ी कम है। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, आगे वो फिर से रिवाइव हो जाता है, तो उससे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को लीज रेंट के साथ साथ जो बाकी और जो सुविधाएं वो भी सब मिलेंगी और उसकी लिक्विडेशन वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए उसने अपने आप को फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा दिया। दूसरा क्या होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर बनता है तो वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का COC का मेंबर भी बन जाता है, उसको वोटिंग राइट भी मिलता है। साथ में जब भी पैसे की या किसी चीज़ की लेन देन की बात आएगी तो सबसे पहले जो कुछ भी उसमें मालिकाना हक का पैसा या जो भी पैसा मिलेगा सबसे पहले अथॉरिटी को मिलेगा। तो इसलिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी फाइनेंशियल क्रेडिटर बनना चाहती है। तो ये बातें मैंने आपको बड़ा संक्षिप्त में समझाई है। वैसे तो इन डेप्थ अगर आप देखें तो करीब 38-39 पेज का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उसको आप सब चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ नहीं भी आएंगी। तो उन सब चीज़ों को बिल्कुल एक संक्षिप्त रूप में एक सामान्य भाषा में आम लोगों को जो समझ में आ सके उसमें मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा एक जो रिपोर्ट जब ये डिसीजन आ गया तो उसके बाद में ये था कि अब इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगा, उसके ऊपर बिल्डर का सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्या प्रभाव पड़ेगा और होम बायर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस विषय में एक मीटिंग उस मीटिंग में RP श्री आनंद सोनभद्र जी, बिल्डर, क्रिश बिल्डर, और साथ में वेलफेयर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर्स थे, टेक होम के भी, शुभकामना सिटी के, और सब लोगों ने 20 फरवरी 2024 को एक ऑनलाइन मीटिंग की और ऑनलाइन मीटिंग पर इस विषय पर चर्चा की और ये जानने की कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें मुख्य रूप से जो बात सामने आई कि अब फाइनेंशियल क्रेडिटर जब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को बना दिया गया है तो अब उसको COC का मेंबर ही बनाया जाएगा, उसका क्लेम भी अब रिवाइज होगा, क्योंकि ऑपरेशनल क्रेडिटर के बेसिस पर क्लेम भी उन्होंने भरा है और वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और उसके ऊपर जो है उसका वोटिंग शेयर भी उसको नहीं मिलेगा और ना ही वो उसको वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में आएगा। तो अब सारी चीज़ें अब चेंज हो गई है, तो अब उसके अनुसार ही अब उसके ऊपर फाइनल डिसीजन आएगा और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो उसके ऊपर चर्चा के लिए एक कमेटी का गठन हुआ, टेक होम की एक कमेटी बनाई गई
और एक शुभकामना सिटी के लिए बनाएगी। और उसमें कहा गया भाई कि आप ओवरऑल जो है प्रोजेक्ट के ऊपर एज ऑन डेट कितना लीज रेंट बनता है, कितना उसके ऊपर पिन इंटरेस्ट बनता है, और जो जीरो पीरियड की बात हो रही थी लेकिन पैंडेमिक के टाइम की कि 2 साल का जो है पिनल इंटरेस्ट या उसका लीज रेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी किस्तें आगे खिसक जाएंगी। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के लिए ही उस मीटिंग का गठन हुआ था, परंतु उस पर आज तक कोई भी प्रगति नहीं हो पाई है। और मुख्य रूप से अब आप ये मान के चलिए कि अगर लीज रेंट अगर पे करना पड़ता है, क्योंकि रीजनल प्लान के अनुसार काफ़ी कुछ पैसा हम लोगों ने नोएडा अथॉरिटी का और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कम कर दिया था, जो उसके ऊपर दोनों अथॉरिटीज़ तैयार नहीं है। तो अब फिर से उसकी रिकैलकुलेशन होगी और उसके आधार पे करीब करीब 100 करोड़ रुपया जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को हमें पे करना पड़ेगा। दोनों अथॉरिटी करीब 143 करोड़ रुपया के करीब आउटस्टैंडिंग बनता है। अभी मोटे तौर पे हो सकता है कि इससे भी ऊपर का अमाउंट उनका बने। तो अब वो उससे क्या होगा कि बिल्डर को अब एडिशनल लीज रेंट पे करना पड़ेगा। अब एडिशनल लीज रेंट अगर बिल्डर पे करता है तो उसकी भरपाई वो कैसे करेगा? या तो वो इक्वल शेयर में सभी होम बायर से पैसा ले, या फिर जो उसका प्रॉफिट है कंस्ट्रक्शन में, जो उससे प्रॉफिट हो रहा है, उसका कुछ हिस्सा वो अपना लीज रेंट में पे करे। तो उससे बिल्डर का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा, या फिर वो उनसे होम बायर से ले। अब फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन के हिसाब से जब अगर देखें तो पहले ही मतलब कि 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट की एक जो एडिशनल कॉस्ट थी हमारी, वो पहले ही आ रही थी। फिर 192 रुपये उसमें फिर बढ़ गए, 500-700 रुपये और बढ़ गए, करीब करीब 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास की कॉस्ट आ रही है आज की तारीख में। तो अगर लीज रेंट कोई मान के चले तो आप 500 रुपये और मान लीजिए, तो करीब करीब आपकी जो एडिशनल कॉस्ट है वो करीब करीब आपकी 1200 से 1500 रुपये के आसपास जाकर पड़ेगी। तो अब इन सब विषयों पर, इन सब चीज़ों पर जो फाइनल डिसीजन है वो अब आप लोगों ने लेना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मीटिंग जो है बिल्डर के साथ हो और बिल्डर सारी चीज़ों के आपके सामने रखे, और फिर उसमें एक कॉमन जो भी डिसीजन होता है उसके बेसिस पर काम फिर आगे बढ़े। इसके साथ साथ एक अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट आई है, जो कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी के लिए उसने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि करीब दिल्ली एनसीआर में 2.5 लाख जो फ्लैट्स हैं वो का काम बंद पड़ा हुआ है, और उनको पूरा करने के लिए जो है कुछ रिलैक्सेशन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी दे। जो बिल्डर काम करना चाहते हैं उनको फिर से आमंत्रित करें। उनको अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उनको फाइनेंस की सुविधा दी जाए, और जितना जल्दी हो सके बिल्डर बायर की मीटिंग्स करके और फिर से काम को शुरू करवाया जाए। अब उसमें जो प्रोजेक्ट एनसीएलटी या एनसीएलटी में अटके हुए हैं वो अमिताभ कांत समिति की रिकमेंडेशंस का फ़ायदा नहीं उठा सकते। अगर उनको फ़ायदा उठाना है तो सबसे पहले उनको अपने सारे केस विड्रॉ करने पड़ेंगे सभी कोर्ट से, उसके बाद ही वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। परंतु अब हमारा केस तो फाइनल स्टेज पर है, तो अब वैसे ही फैसला आने वाला है, तो हमारा तो केस वैसे भी अमिताभ कांत समिति की रिपोर्ट से बाहर ही है। रीजनल प्लान भी अप्रूव हो गया, बिल्डर भी अपॉइंट हो गया है, और ड्राइंग भी जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास पड़ी हुई है, तो वो अप्रूव होते ही काम शुरू हो जाएगा। तो अमिताभ कांत समिति का फ़िलहाल अभी हमें कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो अभी जो बेसिकली जो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है वो सिर्फ़ और सिर्फ बिल्डर और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। और जैसे ही एनओसी मिल जाता है तो बिल्डर ने हमें कहा है कि भाई मैं तो काम शुरू करने के पक्ष में हूँ, जितना जल्दी मुझे एनओसी और ड्राइंग अप्रूव होंगी मैं काम शुरू करूँगा। और जैसे कि उसने पहले भी कहा था कि फ्रंट टावर का जो काम है 18 महीने में रीजनल प्लान के हिसाब से, और बैक टावर का जो एरिया है वो मैक्सिमम 3 साल में कंप्लीट करके वो इस प्रोजेक्ट को मैक्सिमम 3 साल में पूरा करेगा। और अगर रीजनल प्लान के अनुसार अगर 3 साल में अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तो उसके ऊपर उसको पेनल्टी भी होम बायर्स को देनी पड़ेगी, बशर्ते कि होम बायर्स टाइमली अपनी किस्तों का भुगतान उसको करें। तो अब आगे आने वाला जो मई का महीना जो चल रहा है वो काफ़ी क्रूशल है। अगर उसमें कुछ डिसीजन आ जाता है तो उससे जो है बिल्डर पर और साथ साथ में ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर भी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने जो हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में या एनसीएलटी कोर्ट में, तो उसके हिसाब से अगर उसकी मांगें अगर सारी पूरी हो जाती हैं
तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को एनओसी भी देना पड़ेगा और साथ में ही ड्राइंग्स को भी उसे रिवाइज़ करना पड़ेगा और उसकी अप्रूवल जल्द से जल्द देनी पड़ेगी। तो सभी चीज़ें लगातार चल रही हैं, हर कोर्ट्स में, हर केसेस में, सब जगह पे सुनवाई चल रही है। और आपको पता ही कि कानूनी मामले में सभी पक्षों की बातों को, उनकी दलीलों को सुना जाता है और फिर उसके हिसाब से डिसीजन आता है। तो इन सब चीज़ों में समय लगता है, परंतु धीरे धीरे सभी चीज़ों पर अब डिसीजन आने का समय आ गया है और उम्मीद की जाती है कि आगे आने वाले 1 से 2 महीने में शायद एनसीएलटी में जितनी अपील्स हैं उन सब के ऊपर फैसला आ जाएगा और जल्दी ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से ड्राइंग अप्रूव होंगी और काम शुरू होने की संभावना बनती है। पर फिर भी इन सब फॉर्मेलिटीज़ को अगर आप देखते हैं, सारी अपील्स पर डिसीजन आना और उसके बाद में फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का जो भी लीज रेंट का भुगतान और साथ में वहाँ से ड्राइंग अप्रूव कराना और एनओसी लेने में, आप मान के चलिए कि फिर भी सब चीज़ों को करते या कंस्ट्रक्शन के लिए शुरुआत करने में कम से कम 6 महीने तो लगेंगे ही। तो आप ये मान के चलिए कि इस साल के आखिरी तक ये सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा और जो है अगले साल 2025 की शुरुआत में जो है कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना चाहिए। जिन होम बायर्स ने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए हैं, अगर उनका कुछ कन्फर्मेशन मेल आया तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। अभी तक ऐसी जो कोर टीम के संज्ञान में आया कि अभी तक कोई ऐसा किसी को कोई कन्फर्मेशन मैसेज नहीं आया। काफ़ी सारे होम बायर्स जो कि दिल्ली एनसीआर से बाहर रहते हैं, कुछ भारत से बाहर रहते हैं और कुछ जो हैं काफ़ी एज्ड हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं या उनकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उन लोगों ने अपने क्लेम्स के वेरिफिकेशन के लिए ईमेल से बिल्डर को डॉक्यूमेंट भेजे हैं, परंतु उनका कोई कन्फर्मेशन उनके पास अभी तक नहीं आया है। और बिल्डर से हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है कि ऐसे होम बायर्स जो कि आने में असमर्थ हैं किसी भी कारण से, तो उनके क्लेम्स का जो वेरिफिकेशन है वो आप ऑनलाइन माध्यम से ही आप कीजिए और उसके लिए आप उनको एक एक्नॉलेजमेंट भी दीजिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी जो है मेडिकल इश्यूज़ भी हैं और साथ में वो इतना दूर आ नहीं सकते हैं, तो इसलिए उनको एक एक्सेप्शनल केस मानकर और उन सभी के क्लेम्स का वेरिफिकेशन ऑनलाइन माध्यम से ही करना चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर जो भी अपडेट था या जो भी क्वेरीज़ थी वो सब मैंने आंसर करने की कोशिश की है। और अगर आप के इस वीडियो के साथ जो मैं आरटीआई और जो नोएडा अथॉरिटी भेजी है वो मैं भेज रहा हूँ, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने मांगी है, वो आप अगर पढ़ते हैं तो उससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। बिल्डर को जो एक ईमेल भेजा है उसमें भी 15-16 जानकारियाँ उनसे मांगी है, तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ सूचनाएं प्राप्त हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई आपकी क्वेरी है या कोई और आपके मन में कुछ बातें चल रही हैं जो कि आप जानना चाहते हैं, तो आप सब लोगों से प्रार्थना है कि ये पूरा वीडियो ध्यान से पढ़िए, ध्यान से आप इसे देखिए और उसके बाद में जो भी आपके प्रश्न रह गए हैं उनको व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी कोर टीम के साथ साझा कीजिए। उन सब क्वेश्चंस पर जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसके ऊपर फिर से एक नया वीडियो बनाकर मैं आप सभी लोगों की समस्याओं का समाधान जितना जल्दी हो सकेगा करने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही मैं इस वीडियो पर और को यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि इससे पहले भी जो 3 वीडियो जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए उनमें भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि डिस्कस हुई हैं, तो उनको आप जब भी आपके पास समय है आप उन सबको देखिए, इस वीडियो को भी देखिए और जितना भी घटनाक्रम चल रहा है उसको आप जानने की कोशिश कीजिए। मेरे संज्ञान में, मेरी टीम के संज्ञान में भी आया है कि काफ़ी लोग हैं जो कि जो भी इन्फॉर्मेशन चाहे से हम लोग वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से शेयर करते हैं, काफ़ी सारे होम बायर्स हैं जो कि उसे पढ़ते ही नहीं हैं और फिर उसके बाद फिर कुछ ना कुछ क्वेरी जैसी पूछते हैं कि जिनकी बड़ा हास्यास्पद वाली स्थिति हो जाती है। कभी कभार कुछ होम बायर्स तो हैं जो सिर्फ फ़ोन पर ही जानकारी लेना चाहते हैं, तो सभी होम बायर्स को लगातार फ़ोन पर जानकारी देना भी हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि जो भी आपके साथ जानकारी शेयर की जा रही है इस वीडियो के माध्यम से आप उसे तसल्ली से सुनिए, समझिए। जो इसके साथ अटैचमेंट्स आपको भेजी जा रही हैं उनको आप देखिए और उसके बाद में कोई आपकी क्वेरी है
तो वो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। इस वीडियो को देखने के लिए और इसके साथ जो मैं अटैचमेंट है उनको पढ़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो। आप सभी लोगों का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।